नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से मैं अनु श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। आज हम एक मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं और वो सेगमेंट है यूरोपियन कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपियन कंपनी कैसे आती है, कैसे अपना पांव पसारती हैं और किस तरह से भारतीय शासकों पर अधिकार जमाते हुए भारत को अपना गुलाम बनाती हैं। तो इस पूरे कहानी को आज हम जानेंगे और बहुत ही इजी वे में जानेंगे, एकदम कहानी की तरह जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा बात कहना चाहेंगे और यही कहना चाहते हैं कि खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं? अरे तकलीफ है रे बाबा। आपसे मैं बार बार कहता हूं कि मेरी वीडियो को शेयर तो करो। अगर आप वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल नए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके वीडियो को शेयर करने से सिर्फ आप ही का कैरियर नहीं बनेगा, बल्कि आपके सगे संबंधियों, दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सबका जीवन बनेगा। तो आप इतनी देरी ना करो, तुरंत उठाओ और अभी का अभी सब्सक्राइब करो। पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद वीडियो को मज़े से आराम से देखो। आज हम यूरोपियन कंपनियों की बात करेंगे और यूरोपियन कंपनियों की बात कुछ इस तरह से करेंगे जहां पे आसानी से हमें बातों को समझ में आ सके और इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को एक कर करके हम एग्जाम में सॉल्व कर सकें। ये वही यूरोपियन कंपनी है जिसके बारे में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान ने स्टेटमेंट दिया था कि यूरोपियन कंपनी मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। अगर आप इन्हें नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगे और यदि इन्हें छेड़ोगे तो ये काट काट कर मार डालेंगे। क्यों ऐसा अलीवर्दी खान ने कहा था? यूरोपियन कंपनी कूटनीति और राजनीति दोनों भारत में आकर अपनाते हैं, लेकिन उनका आगमन भारत में कैसे हुआ, इस प्रोसेस को पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए दिल थामकर आप अगले 20 मिनट के लिए हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। तब आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी वाले भारत में कैसे आते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको भारत के विदेशी व्यापार के बारे में जानना पड़ेगा। यदि हम भारत के विदेशी व्यापार की बात करें तो आपको पता है कि भारत का विदेशी व्यापार आज से ईसा पूर्व पहले से सिकंदर के आक्रमण के समय से ही चल रहा है। जैसे आप सभी को पता है कि भारत पर सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। तो ईस्वी पूर्व उसका आक्रमण हुआ था। उस समय सिकंदर जो यूनान का रहने वाला था, इस यूनान के लोगों के साथ भारतीयों का रिश्ता बनता है और यूनानी लोग भारत के साथ व्यापार करते हैं। तो बहुत पहले से विदेशी व्यापार हमारे देश के साथ यूनानियों का रहा है। लेकिन यदि हम इन यूनानियों के बाद भारत के व्यापारिक रिश्ते को और मजबूती के साथ किसी दूसरे देश के साथ देखते हैं तो वह देश है अरब। हम ये कह सकते हैं कि यूनान के बाद भारत के साथ सबसे मजबूत व्यापारिक संबंध अरब वासियों ने बनाया था। और अरब वासियों ने कैसे बनाया था, इसी बात को हमको जानना है। तो अरब वासी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बनाते हैं और ये व्यापारिक संबंध कैसे बनाते हैं? तो अरब वासी भारत से खरीद कर ले जाते हैं गरम मसाला। और आपको पता है भारत के मानचित्र के सापेक्ष देखिएगा, या अगर आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होगा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के दक्षिण में एक राज्य स्थित है केरल, जिस राज्य को हम भारत में मसालों का बगीचा कहते हैं। लेकिन यदि आप केरल की स्थिति को देखिएगा तो एक तरफ से बंगाल की खाड़ी पूरब में और पश्चिम में यदि जाते हैं तो पश्चिम में अरब सागर और नीचे हैं हिंद महासागर और यहां पर है अरब। इन अरबों को भारत के साथ व्यापार करना है, यहां पर जाना है इनको, तो निश्चित है कि ये जल मार्ग से होकर ही जाते होंगे और जल मार्ग से होकर ही व्यापार करते होंगे। लेकिन जब यूनानियों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध था तो उस समय जल मार्ग से नहीं था, उस समय स्थल मार्ग से यूनानी भारत में व्यापार करते थे।
लेकिन अरब वासियों के लिए व्यापार का जो मार्ग मिला था वह मिला था जल मार्ग, और जल मार्ग इनके लिए दो आसान रास्ता दे दिया था। एक था फारस की खाड़ी का मार्ग, इसके माध्यम से भारत में आकर वो व्यापार करते थे, और दूसरा था लाल सागर मार्ग। तो इन दो मार्गों के माध्यम से अरबवासी भारत में पहुंचते थे और भारत के दक्षिणी भागों से गरम मसाले को खरीद कर ले जाकर अरब के बाजार में बेचा करते थे। तो निश्चित सी बात है कि जितना दाम में वो भारत में गरम मसाला खरीदेंगे उतना दाम में तो अरब में बेचेंगे नहीं, निश्चित है कि मुनाफा कमाएंगे। इन अरब वासियों के साथ व्यापारिक संबंध था यूरोप वालों का। थोड़ी सी कहानी पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूं। भारत से गरम मसालों को लाकर अरब के व्यापारी अपने मार्केट में बेच रहे हैं, और यूरोप के व्यापारी अरब वासियों से अपना व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। अरब वासियों में जितने भी देश हैं उन सभी देशों को देखिएगा तो सारे के सारे देश ठंडे प्रदेशों में आते हैं, और ठंडे प्रदेशों में होने के चलते उनको गर्म चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो जितना गरम मसाला का डिमांड अरब में नहीं है उससे ज़्यादा डिमांड यूरोप के मार्केट में है। लेकिन यूरोप वाले ये गरम मसाला अरब के व्यापारियों से खरीद रहे हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, जितना दाम में अरब वालों ने खरीदा होगा भारत से गरम मसाला उतना दाम में वो अरब के मार्केट में नहीं बेचेंगे, निश्चित है कि मुनाफा लेंगे। और इन अरब वासियों से जब यूरोप के व्यापारी खरीदेंगे और जब ये यूरोप के व्यापारी जाकर यूरोप में गरम मसालों को बेचेंगे तो निश्चित है कि यूरोप वाले भी फायदा लेंगे। तो इस तरह से यूरोप में व्यापार हो रहा था काफी महंगा। यूरोप के जितने भी देश थे उन सभी देशों में गरम मसाले तो आ रहे थे, लेकिन उनको ये व्यापार काफी महंगा साबित हो रहा था। इस स्थिति में यूरोप वासी अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक बात को नोटिस करते हैं। और क्या नोटिस करते हैं? तो यही नोटिस करते हैं यूरोप वासी कि जो गरम मसाला अरब के मार्केट में बिकता है जिसे हम खरीद कर ले जाते हैं वो गरम मसाला अरब वालों का तो नहीं है। ये गरम मसाला तो वो किसी और देश से खरीद कर लाते हैं, और तब जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार काफी महंगा साबित होता है। तो क्यों न पहले हम अरब के उस ठिकाने का पता करें जहां से वो गरम मसाला लाते हैं, हम डायरेक्ट वहां पर पहुंचेंगे और वहां से गरम मसालों को लाकर यूरोप के मार्केट में बेचेंगे। तो इस तरह से यूरोप वासियों ने इस बात का पता लगा लिया कि ये गरम मसाला अरब का न होकर यह गरम मसाला भारत का है, और तब यूरोपवासी भारत के मार्ग की तलाश करने लगे कि भारत में कैसे भी उनको जाने का मार्ग मिल जाए ताकि वहां से वो सामानों को लाकर यूरोप के मार्केट में बेच सके। इस स्थिति में देखिएगा, यूरोपवासी अगर फारस की खाड़ी और लाल सागर मार्ग से होकर भारत में जाएंगे तो ये मार्ग उनके लिए काफ़ी महंगा साबित होगा, क्योंकि काफ़ी दूर ये पड़ता है, और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो यहाँ से होकर तब भारत में आना बहुत ही कठिन कार्य था अरबों की अपेक्षा यूरोप वासियों के लिए। तो यूरोप वासी पता कर रहे हैं कि भाई कोई ना कोई मार्ग हमें मिल जाए, और फिर जब उनके दिमाग पर जाता है कि चलो कठिनाई ही सही, इसी मार्ग से होकर हम भारत में जाएंगे जिस मार्ग से होकर अरब के व्यापारी जा रहे हैं, लेकिन इस मार्ग पर तो कब्जा है अरब वालों का। अरब वालों ने यूरोप वालों को मार्ग देने से साफ मना कर दिया, और देंगे भी क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि यूरोपवासी सीधे भारत पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे व्यापार का क्या होगा। तो अरब वालों ने भैया साफ शब्दों में मना कर दिया कि हम आपको इस मार्ग से व्यापार करने की इजाजत नहीं देंगे। अब उस परिस्थिति में यूरोप के लिए बस एक ही मार्ग बच जाता है। कौन सा मार्ग? अब स्थल मार्ग। इस मार्ग से होकर भारत में पहुंचा जाए।
और कुछ समय के लिए यूरोपवासियों को मध्य एशिया से होकर भारत में जाने का स्थल मार्ग मिल जाता है। एक मध्य एशिया से होकर मार्ग मिलता है कि भारत में जाएंगे और वहां से व्यापार करके यूरोप के मार्केट में बेचेंगे। लेकिन इस स्थल मार्ग में मध्य एशिया के क्षेत्र में एक देश पड़ता था कस्तूतुनिया, और इस कस्तूतुनिया पर 1453 में तुर्कों का अधिकार हो गया। अब भैया एक बात समझ लो, ये तुर्क वाले और अरब वालों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो तुर्क वालों ने साफ कह दिया कि हम आपको इस मार्ग से होकर जाने नहीं देंगे। अब यूरोप के लिए हो गया बहुत ही मुश्किल कि भाई जल मार्ग तो हमको मिल ही नहीं रहा है और स्थल मार्ग में तुर्कों का अधिकार हो गया, वो अपने मार्ग से होकर भारत में अब जाने नहीं दे रहे हैं। तो हालात हो गया यूरोप के लिए बहुत ही मुश्किल। ऐसी परिस्थितियों में यूरोप के अगर सारे देशों की बात करें तो उन सारे देशों में एक ऐसा देश आता था जो यूरोप के सभी देशों में नौ परिवहन के क्षेत्र में और जहाजरानी के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति किया था, और वह देश था पुर्तगाल। अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो भारत की खोज की कौन कहे, भारत के अलावा दुनिया के अन्य देश की खोज में भी पुर्तगाल के नाविकों का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि 15वीं शताब्दी की अगर हम मध्य तक बात करें तो 15वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाल के लोगों ने नौ परिवहन के क्षेत्र में और जहाजरानी के क्षेत्र में इतनी अधिक उपलब्धि हासिल कर ली थी कि वह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य था। इतनी तरक्की यूरोप के किसी अन्य देश में नहीं हो पाई थी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी पुर्तगाल के लिए। और पुर्तगाल के बारे में कहा जाता है कि इस नौ परिवहन के क्षेत्र में इतना अधिक उन्नति किया था कि इसने कुतुबनुमा का भी आविष्कार कर लिया था। ये कुतुबनुमा क्या है? तो कुतुबनुमा है दिशा सूचक, अर्थात जब ये जल मार्ग से होकर किसी देश का पता लगाने के लिए जाते थे तो किस मार्ग से होकर आए हैं और किस मार्ग से होकर उनको उस देश की तरफ जाना है, इस मार्ग को न भूल पाएं, इसके लिए उन लोगों ने कुतुबनुमा यंत्र की खोज कर ली, दिशा सूचक की खोज कर ली, और इसको खोज करने में योगदान जाता है पुर्तगालियों का। तो पुर्तगाल में इतना ज़्यादा जहाजरानी का विकास या नौ परिवहन का विकास क्यों हो पाया था? तो वहाँ पर इस को विकास करने के लिए पुर्तगाल के व्यापारियों को प्रोत्साहित करने वाला एक व्यक्ति था जिसको हम कहते हैं प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी। और इस प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर भी कहा जाता है। द नेविगेटर भी कहा जाता है। प्रिंस हेनरी पुर्तगाल के व्यापारियों को प्रोत्साहित करता है और वो कहता है कि भारत के मार्ग को खोजना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम मार्ग को खोजने में कामयाब होते हैं तो फिर हमारे लिए मार्केट बहुत ही आसान हो जाएगा, व्यापार बहुत ही आसान हो जाएगा। और प्रिंस हेनरी के प्रयासों से पुर्तगाल में बहुत अधिक जहाजरानी और नौ परिवहन के क्षेत्र में विकास होता है। तो प्रिंस हेनरी से ही प्रोत्साहित होकर 1487 में पुर्तगाल का नाविक नाम है बार्थोलोमो डियास। बार्थोलोमो डियास ये 1487 में भारत की खोज करने के लिए निकल पड़ता है और भारत की खोज करते हुए यह पहुंच जाता है उत्तमासा अंतरीप। उत्तमासा अंतरीप भारत के काफ़ी करीब। इसी उत्तमासा अंतरीप को हम तूफानी अंतरीप भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो बार्थोलोमो डियास पहुँच गया
और जैसे ही उत्मासा अंतरिप पर बार्थोलोमेव डियाज पहुंचा, वह बोला कि अब भारत पहुंचना बहुत ही आसान है। लेकिन यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ा, और जैसे ही यह उत्मासा अंतरिप पर पहुंचता है, इस बात का खबर पूरे यूरोप में फैल जाता है, और यूरोप के लगभग सभी देशों के नाविक प्रयास करना शुरू करते हैं कि कैसे भी हम भारत की खोज कर डालें। अगर यहाँ तक ये पहुँच गया है तो फिर भारत का मार्ग खोजना बहुत ही आसान है, भारत में हम लोग जल्दी पहुँच सकते हैं। और इसी परिस्थिति में यूरोप में ही स्पेन का एक नाविक, स्पेन का नाविक नाम है कोलंबस। ये कोलंबस 1494 में कहता है कि बस उत्मासा अंतरिप तक अगर बार्थोलोमेव डियाज पहुंच गए तो बाकी का काम जो है वो मैं पूरा कर दूंगा, मैं निश्चित है कि भारत की खोज कर लूँगा। और इस तरह से भारत की खोज पर 1494 में निकलता है कोलंबस, और भारत की खोज करते करते पहुंच जाता है अमेरिका। ये गया था भारत की खोज करने, पहुंच गया अमेरिका। जब ये अमेरिका की बंदरगाह पर पहुंचता है तो वहां देखता है एक ही कलर के सारे लोग, सारे के सारे रेड रेड दिखते रहे थे। इस बात को नोटिस करता है कोलंबस, क्योंकि कोलंबस भी कभी यूरोपीय देशों की तरफ से अरब वासियों से व्यापार करने के लिए गया था, और अरब में इसने कुछ भारतीयों को देखा था। उसने भारतीयों को नोटिस किया था कि भारतीय लंबे, ठिगने, काले, नाटे, पीले सब होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब एक जैसे दिख रहे हैं, रेड रेड रेड। ये तो लग रहा है जैसे कोई फोटोकॉपी है। इस घबराहट में उसने नाम दे दिया अमेरिका के ऐसे निवासियों को रेड इंडियन। आज भी अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन ही कहा जाता है। तो ये खोज करने निकला भारत और खोज कर दिया अमेरिका का। अब देखिए आगे की कहानी क्या होती है। पुर्तगाल का एक नाविक, पुर्तगाल का नाविक नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को उत्तमासा अंतरिप का चक्कर लगाते हुए ये उत्तमासा अंतरिप पर पहुंचा, और इस उत्तमासा अंतरिप का चक्कर लगाते हुए वह पहुंच जाता है भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह कप्पकडाबू गांव में पहुंच जाता है। कप्पकडाबू गांव कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, और पहुंचने के साथ ही वह भारत की खोज करने में सफल रहता है। अब जैसे ही ये भारत पहुंचता है वास्को डी गामा, इस बात का पता चलता है अरब वासियों को कि यूरोप का नाविक भारत पहुंच गया। अब हम लोगों के व्यापार का क्या होगा? तो अरब के लोग भारत के लोगों से यह अपील करते हैं कि वास्को डी गामा को भारत में व्यापार करने की अनुमति न दी जाए, उसे सामानों को खरीदने न दिया जाए। लेकिन इधर देखिए क्या है, जब यह कालीकट बंदरगाह पहुंचता है तो कालीकट बंदरगाह पर उस समय कालीकट में एक हिंदू राजा शासन कर रहा था, और उस हिंदू राजा ने एक उपाधि ली थी जमोरिन की। उस राजा का नाम क्या था ये तो पता नहीं है, लेकिन उसने उपाधि लिया था जमोरिन का। और जैसे ही यह वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, जमोरिन उनका भव्य स्वागत करता है, अरब वासियों की बातों को नहीं मानता है, और भव्य स्वागत करते हुए वह वास्को डी गामा से कहता है कि तुम्हें जितना सामान यहाँ से खरीदना है खरीदो और ले जाकर अपने देश में बेचो, और यदि तुम वहाँ से कुछ लाए हो तो यहाँ भारत में तुम व्यापार करो। इस तरह से वास्को डी गामा यहाँ से गरम मसालों को लेकर जाता है यूरोप, और यूरोप में जब यहाँ से गरम मसालों को लेकर जाता है तो यहाँ पर जाकर यह मालूम चलता है कि इन गरम मसालों को खरीदे गए रेट से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है। तो यहाँ से जो गरम मसाला लेकर गया था
उस गरम मसाला को वह यूरोप के मार्केट में ले जाकर बेचता है और यूरोप के मार्केट में बेचकर उससे 60 गुना लाभ कमाता है। और जैसे ही ऐसी स्थिति होती है, पूरे यूरोप के सभी देशों में खलबली मच जाती है और कुछ समय के लिए तो कहा जाता है कि यूरोप में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन बन गया था। अब देखिए आगे, इतना अधिक मुनाफा कमाने के बाद यूरोप के अन्य देशों के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी वहाँ पर जाएं और जाकर हम भी वहाँ पर व्यापार को करें, वहाँ से कुछ सामानों को लाएं और सामानों को लाकर यूरोप के मार्केट में बेचें। चूँकि यहाँ पर डायरेक्ट सामान जो है यूरोप में गया था, इसके पहले जो भी सामान यूरोपवासी खरीद रहे थे वो अरब के व्यापारियों के माध्यम से खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब वो डायरेक्ट लेकर गए तो एक बहुत ही कम रेट में उनको बेचा, लेकिन जिस कम रेट में बेचा उसके बावजूद भी इसको 60 गुना लाभ हुआ। और यही कारण था कि पुर्तगाल का ही एक और नाविक पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये भी 1500 ईस्वी में पहुंच जाता है कालीकट। और यह जब पहुंचता है तो रास्ते में इसने समुद्री लुटेरों का एक पूरा नाव ही कब्जे में ले लिया था, लुटेरों के साथ जो अरब के लुटेरे थे, और उनको लाकर वह जमोरिन को सौंप देता है। इससे जमोरिन होता है काफ़ी खुश और इसको भी भारत में व्यापार करने की अनुमति देता है कि आपको भी जो खरीदना है सामान यहाँ से खरीदो और वहाँ का सामान अगर कुछ लाए हो तो यहाँ पर बेचो। तो इस तरह से भारत में यूरोप का बाजार बनता है और यूरोप में भी भारत का बाजार बनता है। तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल पहुंचता है 1500 ईस्वी में और 1502 ईस्वी में एक बार फिर से पहुंचता है वास्को डी गामा। दोबारा वास्को डी गामा पहुंचता है और वास्को डी गामा दोबारा पहुंचकर फिर यहाँ से कुछ सामानों को ले जाकर यूरोप के मार्केट में बेचता है और फिर से लाभ कमाता है। इस तरह से यूरोप के सारे देशों में खलबली मच गई कि हम भी भारत में जाएं, भारत में जाकर व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करें, वहाँ से सामानों को लाएं और फिर यूरोप के मार्केट में बेचकर लाभ कमाएं। तो जितने भी वैसे देश जो नौ परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर चुके थे, जहाजरानी के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर चुके थे, जिनको अधिक मुनाफा कमाना था, उन सभी देशों में भारत को आने की एक होड़ लग जाती है। और यही परिणाम होता है कि यही होड़ एक एक करके यूरोप की कंपनियों को भारत में लाता है और धीरे धीरे भारत को अपने कब्जे में ले लेता है। और जैसे ही भारत कब्जे में होता है तो उसके बाद जितने भी यूरोपीय कंपनी हैं उनके बीच भी मनमुटाव होता है। फिर वो सारी कंपनियां एक दूसरे में आपस में लड़ती हैं अपना वर्चस्व बनाने के लिए, और उसमें जो मजबूत पड़ता है उसमें वह छोड़कर बाकी सभी कंपनियों को यहाँ से भगा देता है। और फिर हम जब वो कंपनी लगातार कुछ दिन तक शासन करता है तो 1947 आते आते उसकी भी विदाई कर देते हैं। तो ये कैसे सब कहानी होगा, आगे हम इस बात को अच्छी तरह से जानेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।